हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट 1 में आप लोगों को ठोस अवस्था में दोनों उसके प्रकार बताए गए। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप लोगों ने अंतर जाना। उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यह था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी व्यवस्था एक निश्चित होती है, यानी उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था कैसी होती है, ज्यामिति अनिश्चित होती है। ठीक है ना। तो उसी के संबंध में आगे हमारा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक क्रिस्टल जालक। ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टल जालक क्या है। ठीक है, क्रिस्टल जालक में यह आएगा कि क्रिस्टल बिंदुओं का वह समूह या क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाइयों की त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चाक है, चाक ले लीजिए। ठीक है ना। अब चाक के जो कण होते हैं वह बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। अब उन्हीं प्रत्येक क्रिस्टलों से जुड़कर ही एक संपूर्ण चाक का निर्माण होता है। वह इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसको आप लोगों को दिखा भी नहीं सकते या बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल परिभाषा, सिंपल उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीवार है। दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंट से मिलकर बनी होती है। हम एक एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे दीवार है, दीवार आपकी ईंट से बनी हुई है और प्रत्येक ईंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, प्रत्येक ईंट एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब यह इस प्रकार मानिए, ईंट को आप लोग देखे होंगे, हम एक एग्जाम्पल्स के तौर बता रहे हैं, यह वास्तव में नहीं है। ठीक है, ईंट है। ईंट कैसा होता है आपका? घनाभकार होता है। उसमें 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सम्मिलित होती है। ठीक है ना। तो क्रिस्टल जो ईंट होता है वह किस प्रकार जुड़ा होता है? एक निश्चित व्यवस्था में ही जुड़ा होता है, निश्चित क्रम में जुड़ा होता है। एक ईंट के ऊपर एक ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ऐसे जुड़े होते हैं। इसके पहले हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर में हम बताए थे आप लोगों को कि प्रत्येक Na के चारों ओर Cl और प्रत्येक Cl के चारों ओर क्या होता है? Na स्थित होता है, यानी उसकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित ज्यामिति होती है। तो इसी प्रकार ईंट की ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है ना। तो क्रिस्टल जालक के लिए एग्जाम्पल है। अब प्रत्येक ईंट मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। यदि एक ईंट यही ले लिया जाए, एक ईंट जो बनता है हमारा एकक कोष्ठिका कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक ईंट से ही तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग? जालक बिंदुओं का वह समूह जिसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, तो यह सब परिभाषा हम लोग, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ी होती हैं, जिसके पहले एग्जाम्पल बताया गया। इसके बाद क्या कहेंगे? क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों की त्रिविम व्यवस्था, जिसे 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल, को क्रिस्टल जालक या द्विक जालक कहते हैं। इसको द्विक जालक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आपका आता है एकक कोष्ठिका, क्योंकि एकक कोष्ठिका से ही तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे? जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति यानी दोहराने के पश्चात संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल भी इसको कहते हैं, एकक कोष्ठिका को। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका जो होता है, एकक कोष्ठिका के त्रिविम समूह में क्या होते हैं देख लीजिए। 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं तथा 12 कोरे होते हैं। ठीक है ना। अब यह कैसे होते हैं इसके बारे में हम एक फिगर के तौर पे बता के समझा रहे हैं आप लोगों को। देख लीजिए क्या हमने एक बनाया घनी एकक कोष्ठिका।
हम क्या बताएं आप लोगों को कि घनीय एकक कोष्टिका में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 फलक और 8 कोने और 12 कोरे होती हैं। अब इसके लिए हम एक आपको उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह घनीय एकक कोष्टिका लिया गया है एग्जाम्पल्स के तौर पे। अब इस घनीय एकक कोष्टिका को ध्यान से देखेंगे, यह आपका जो समतल दिख रहा है यह आपका फलक है। अब कितने फलक हैं? 1 फलक हो गया, इसके नीचे 2 फलक हो गया, 1 2 3 4 5 और नीचे 6 फलक हो गए। अब देखिए कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। अब कोरे कितनी है? 1 2 3 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 9 10 11 12। तो आप लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे इतना समझे हैं कि घनीय एकक कोष्टिका में क्या कैसे होता है, यह पेपर में आता है, तो आप लोग ऐसे समझ के बता सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग एकक कोष्टिका के बाद एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं, तो एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। एकक कोष्टिका का पैरामीटर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं? घनीय एकक कोष्टिका होता है, ठीक है ना, उसी में हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देख लीजिए, जैसे एक हम त्रिविम 3D डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है ना। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह z अक्ष है। यहाँ पर बीचों बीच में मूल बिंदु होता है O। तो x y z अक्ष लिए गए हैं। अब मान लेते हैं कि जो x अक्ष में लंबाई है वह a है, y अक्ष में जो लंबाई है वह b है और z अक्ष में लंबाई जो है वह c है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह x y z के लिए जो a b c है वह a b c क्या है? a b तथा c क्या है? हमारी अक्षीय लंबाइयाँ। ठीक है ना। a b c अक्षीय लंबाइयाँ हो गई। अब x अक्ष में लंबाई को हमने किससे डिनोट किया है? माने हैं x अक्ष में लंबाई क्या है आपका? a है। y अक्ष में लंबाई आपकी क्या है? b है। और z अक्ष में लंबाई को आपने किससे डिनोट किया है? c से डिनोट किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कितने पैरामीटर हुए? 3 पैरामीटर हुए। x अक्ष में लंबाई, y अक्ष में, z अक्ष में कितने पैरामीटर हुए? 3 पैरामीटर हुए। ठीक है ना। और यह मान लेते हैं कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष 2 फलकों, देखिए यहाँ पर एक हिंदी में लिखवाया गया कि अंतःफलकीय कोण, किन्हीं 2 फलकों के बीच के कोण को ही अंतःफलकीय कोण कहते हैं। हमने मान लिया कि जो अंतःफलकीय कोण है वह अल्फा है, बीटा है और क्या है? गामा है। ठीक है ना। अब अल्फा बीटा गामा के लिए हमने x अक्ष की जो लंबाई a माना है, मान लेते हैं कि a का जो कोण बन रहा है वह अल्फा प्राप्त होता है, b के लिए जो कोण प्राप्त होता है वह बीटा प्राप्त होता है और c के लिए जो कोण प्राप्त होता है वह गामा प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज यह याद रखेंगे कि जैसे पेपर में पूछ लिया कि a और b यानी किन्हीं 2 फलकों के बीच के कोण, यानी x अक्ष और y अक्ष के लिए लंबाई a और b है, तो a और b के बीच का कोण ध्यान से समझेंगे क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, a और b में कौन सा गायब है आपका? कौन सा विलोपन? देखिए a और b में आपका c नहीं है ना, तो c के लिए कौन सा कोण आपका माना गया है? गामा। तो a और b के बीच का जो कोण है वह क्या कहलाएगा? गामा। तो a और c कहाँ है आपका? a और c यही है ना। तो a और b के लिए जो कोण आएगा वह आपका गामा बन गया। ठीक है ना। a और b के बाद हम ले लेते हैं b और c के बीच का कोण। b और c में किसका विलोपन हुआ है? a का। तो a के लिए कौन सा कोण है आपका? अल्फा। तो b और c देखिए कहाँ है? b और c के बीच में जो कोण आ गया वह आ गया आपका अल्फा c। अगला आता है c और a के बीच का कोण। तो c और a के बीच, c और a में किसका विलोपन हुआ है? b का। तो b के लिए कौन सा कोण है आपका? बीटा। तो c और a, तो c और a के बीच में जो कोण आ गया वह क्या आ गया आपका? बीटा आ गया। तो हमने यहाँ तक जाना। अब इन सब में कितने पैरामीटर आ गए? 3 पैरामीटर यहाँ, 3 पैरामीटर यहाँ, और यह आपका जो बना था वह आपका क्या प्राप्त हुआ था? एकक कोष्टिका। और घनीय एकक कोष्टिका ऐसे ही तो आपका बनता है।
ये आपका घनीय एकक कोष्ठिका है, यहाँ पर आपका x अक्ष है, यह आपका y अक्ष है और यह आपका z अक्ष है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि घनीय एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे कि घनीय एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं वह 6, 3 पैरामीटर यहाँ से, 3 पैरामीटर यहाँ से, 3 + 3 कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। और इन दोनों फलकों के बीच में जो कोण प्राप्त होता है उन्हीं को कहते हैं अंतःफलकीय कोण या अक्षीय कोण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम फलकों के बीच के कोण को अंतःफलकीय या अक्षीय कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो भी आज लेक्चर बताया गया है, इस लेक्चर को यानी ये अध्याय समझने के लिए जो पार्ट पढ़ाया गया है इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को देखना अनिवार्य है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग शुरुआत से वीडियो देखेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, जितने भी पार्ट आते हैं उसको अच्छे से देखेंगे और नोट्स में जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है।